गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी डे 3rd हमने क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग लेखांकन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंतर्गत क्लास सेकंड में हमने पढ़ा एंटिटी, उसका मीनिंग, एंटिटी का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन से ही होता है। दूसरा हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन का अर्थ है लेन देन, इनकी डेफिनेशन और इसके बारे में पढ़ा हमने। थर्ड हमने पढ़ा था एसेट्स यानी परिसंपत्तियाँ, एसेट्स का मीनिंग, उसका क्लासिफिकेशन, ये हमने पढ़ लिया। फोर्थ हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज यानी देयताएँ, इसके अंतर्गत हमने लाइबिलिटी का अर्थ पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। 5th पॉइंट है उसका कैपिटल यानी पूंजी। साधारण शब्दों में बात की जाए तो कैपिटल या पूंजी का अर्थ होता है व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में जो धनराशि लगाई जाती है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा, व्यवसाय का जो ऑनर है, व्यवसाय का जो स्वामी है, उस स्वामी के द्वारा, व्यवसाय का जो ऑनर होता है वो कुछ धनराशि लगाता है अपने बिजनेस में। तो स्वामी द्वारा जो धनराशि अपने बिजनेस में लगाई जाती है उसी को नाम देते हैं कैपिटल। तो समझ में आ गया, ये उसका बिजनेस है, इसके ऑनर के द्वारा जो धनराशि व्यवसाय में लगाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है, ठीक है। अब ये पूंजी या इसे कैपिटल भी कहते हैं, इंग्लिश में नाम देते हैं कैपिटल और हिंदी में इसे पूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो स्वामी द्वारा अपने व्यवसाय में जो धनराशि लगाई जाती है उसे कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल या पूंजी कहा जाता है। अब ये कैपिटल कितने फॉर्मेट में हो सकती है, कितने फॉर्म में हो सकती है, तो ये पूंजी हैं जो 2 फॉर्म या 2 तरीके में हो सकती है। किस किस फॉर्म में हो सकती हैं? फर्स्ट बात की जाए तो स्वामी पूंजी या तो कैश में लगाएगा, जो धनराशि लगाएगा वो कैश में लगाएगा यानी कि नकद में लगा सकता है, यानी कि अपने पास जो कैश अमाउंट होगा, जो धनराशि होगी वो नकद फॉर्म में यानी कि रुपयों के रूप में, नकद रुपयों में अपने बिजनेस में लगा सकता है। दूसरा तरीका है एसेट्स के रूप में, यानी कि उसके पास कुछ एसेट्स हैं यानी परिसंपत्तियां हैं, एसेट्स यानी परिसंपत्तियां, उसके पास कुछ परिसंपत्तियां हैं, उनको व्यवसाय में लगा सकता है। अब परिसंपत्तियों की बात करें तो परिसंपत्तियां हमने कल समझा था, परिसंपत्तियों का क्लासिफिकेशन किया था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं मशीनरी, अगर उसके पास कोई मशीनरी है तो वो अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा उसके पास दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं, उसके पास फर्नीचर है तो उस फर्नीचर का अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। थर्ड, बिजनेस में गुड्स सप्लाई करने के लिए उसके पास कोई पुराना ट्रक था, उस ट्रक का यूज कर रहा है, ट्रक यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये भी क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। या कि ये इन्वेस्टमेंट जो है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे रुपयों के फॉर्म में हो यानी कैश में हो, या परिसंपत्तियों यानी कि एसेट्स के फॉर्म में हो, दोनों ही रूप में फर्स्ट टाइम बिजनेस शुरू करते समय इनको अगर बिजनेस में लगाया जाता है तो उसे कैपिटल यानी पूंजी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अब ये पूंजी व्यवसाय में है, ये पूंजी जो व्यवसाय में लगाई जाती है, स्वामी के द्वारा लगाई जाती है, तो व्यवसाय का भी कुछ लाइबिलिटी होती है, व्यवसाय का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी होती है कि वो उस ऑनर को वापस रीपेमेंट करे यानी पुनर्भुगतान करे। तो जो पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है उस पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। बिजनेस के लिए क्या है? अब बिजनेस क्या करेगा? कुछ समय बाद उस ऑनर को वापस रीपे करेगा, पुनर्भुगतान करने पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए तो एक तरीके से लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, तो बिजनेस इसे वापस रीपेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस से। अब रीपेमेंट किस फॉर्म में करेगा? प्रॉफिट के फॉर्म में भी कर सकता है और अमाउंट के फॉर्म में भी कर सकता है, तो वापस रीपेमेंट करेगा। इसलिए बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? ये कैपिटल लाइबिलिटी है। तो इसलिए जब भी फर्म की वर्ष के अंत में जब फर्म के अकाउंट बनाए जाएंगे, अकाउंट कौन से? सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज होती हैं, उसके बाद बनती हैं सब्सिडियरी बुक्स, सहायक पुस्तकें, और फिर बनते हैं
अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, यदि उत्पादन का कार्य किया जाता है तो बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यदि उत्पादन का कार्य, वस्तुओं के उत्पादन का कार्य नहीं है तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। फर्स्ट जनरल, सेकंड सब्सिडरी बुक्स और थर्ड बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता। और सबसे अंत में बनाई जाती हैं जो कहलाती हैं बैलेंस शीट, जिसे इसका इनका हिंदी नाम बताऊँ। जैसे फर्स्ट जनरल एंट्रियाँ, सहायक पुस्तकें, उसके बाद व्यापारिक खाता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, और फिर बनाया जाता है बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में बोला जाता है बैलेंस शीट को चिट्ठा, या कई बार इसको तुलन पत्र भी बोला जाता है। बैलेंस शीट को तुलन पत्र भी बोला जाता है। तो ठीक है, तो इस बैलेंस शीट में, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करूं तो इस बैलेंस शीट के ये लाइबिलिटी वाला जो एक साइड में आती है लाइबिलिटी और दूसरी साइड में आता है एसेट्स। तो व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो फर्म को वापस रीपेमेंट करनी पड़ेगी, यानी फर्म के लिए रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। तो इस लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के अंतर्गत जो लाइबिलिटी वाली हेडिंग है उस हेडिंग में कैपिटल के नाम से शो किया जाएगा। ठीक है, व्यवसाय ने जो पूंजी लगाई है उसको व्यवसाय का जो चिट्ठा होगा, जो बैलेंस शीट होगी, उसके अंतर्गत लाइबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत कैपिटल के रूप में शो किया जाएगा, जितनी पूंजी व्यवसायी ने लगाई है उनको। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अब बात करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, यानी कि ऑनर के द्वारा जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि जो धनराशि बिजनेस में लगाई जाती है, व्यवसाय में जो धनराशि लगाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ऑनर फॉर द बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी में ये किस फॉर्म में हो सकती हैं? ये कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे आपने अभी समझा, और सेकंड एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि नकद के रूप में और परिसंपत्तियों के रूप में इसका व्यवसाय में लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें, कैपिटल इज एन ऑब्लिगेशन एंड क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये जो कैपिटल हैं ये बिजनेस के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का अर्थ है दायित्व, उत्तरदायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? वापस रीपेमेंट करने की। या बिजनेस के जो एसेट्स हैं उस पर एक तरीके से क्लेम है, यानी दावा है। दावा, क्लेम और ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि बिजनेस द्वारा ऑनर को वापस इसे रीपेमेंट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। और जो भी ऑब्लिगेशन या क्लेम होता है उसको फर्म के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल हेडिंग के अंतर्गत दिखाया जाता है। इट इज देयरफॉर शोन एज कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसलिए इसे बैलेंस शीट के यानी कि चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत से दर्शाया जाता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में उपयोग के लिए किए जाने वाला निवेश पूंजी कहलाता है। व्यवसायिक इकाई के लिए स्वामी इसे रोकड़ अथवा परिसंपत्ति के रूप में लाता है। किस फॉर्म में? रोकड़ के रूप में, यानी कि अमाउंट के रूप में, कैश के रूप में, और दूसरा एसेट्स के रूप में, परिसंपत्तियों के रूप में। पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है, इसलिए इसे तुलन पत्र या चिट्ठा, जिसे हिंदी में चिट्ठा भी कहते हैं, तुलन पत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत पूंजी के रूप में शो किया जाता है। और लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं देयता। हिंदी वाले नाम कम ध्यान रखना, ये इंग्लिश में ध्यान रखना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत कैपिटल के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी हेडिंग के अंतर्गत कैपिटल के रूप में शो किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ये यहाँ तक ही लास्ट है, ठीक है, यहाँ तक लास्ट है। तो उससे पहले वाले पॉइंट हमने समझ लिए थे पहले ही। आज यहाँ से डिस्कस किया कैपिटल। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ तक नोट कर लें और हिंदी मीडियम वाले यहाँ तक, लास्ट यहाँ तक ये नोट कर लें। या अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं
5 तक पॉइंट हो गए। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट 6 आता है, नेक्स्ट टर्म्स आता है सेल्स, विक्रय। विक्रय क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं विक्रय का अर्थ है व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो माल बेचा जाता है या जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उसके बदले में जो धनराशि प्राप्त होती है उसे सेल्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं डेफिनेशन के रूप में। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर, यानी कि उपभोक्ताओं को जो या तो माल बेचा गया है या जो सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं उसके बदले में जो टोटल आय प्राप्त होती है। टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का अर्थ होता है आय। तो ग्राहकों को माल बेचने या सेवाएं उपलब्ध करवाने से जो आय होती है उसे सेल्स कहा जाता है। आय भी कह सकते हैं इसे, या कहीं कहीं इसका नाम आगम भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आय और आगम दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये सेल्स हैं जो दो प्रकार से की जा सकती हैं, एक तो रोकड़ सेल्स और एक उधार में, यानी कि माल दो प्रकार से बेचा जा सकता है, एक तो रोकड़ बेचना और दूसरा उधार बेचना। अगर रोकड़ माल बेचा जाता है तो उसे कहते हैं कैश सेल्स, और उधार में अगर सेल्स किया जाता है तो उसे नाम देते हैं क्रेडिट सेल्स। ठीक है, विक्रय का अर्थ है वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं की बिक्री या उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त होने वाली कुल आगम। आगम का अर्थ होता है आय। विक्रय दो प्रकार से हो सकता है, एक तो कैश में यानी कि नकद फॉर्म में जिसको रोकड़ में माल बेचा है, और दूसरा है उधार में माल बेचा है जिसे कहते हैं उधार विक्रय यानी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, नोटबुक में नोट डाउन कर लें और पॉइंट टू पॉइंट समझते रहें साथ साथ, या अभी मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स रेवेन्यू, जिसे हिंदी में आगम कहा जाता है। आगम या इसे आय भी कहते हैं, आगम या आय कहते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। आगम का अर्थ है व्यवसायी द्वारा जो विक्रय किया जाता है या जो सेवाएं उपलब्ध, जो ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसके बदले में जो धनराशि प्राप्त होती हैं या जो आय होती है जिसे रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट इज प्रोडक्ट, यानी कि व्यापार के द्वारा जो, अर्न का अर्थ है अर्जित करना या कमाना, तो व्यवसाय के द्वारा अर्न का अर्थ अर्जित करना या कमाना। तो व्यवसाय द्वारा प्रोडक्ट को यानी कि वस्तुओं को बेचने से जो आय अर्जित की जाती है या जो आय कमाई जाती है, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, यानी कि इसके अलावा और ग्राहकों को जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं यानी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और उससे जो अर्निंग होती है, अर्जित होता है या जो धन कमाया जाता है उसे सेल्स रेवेन्यू कहा जाता है। समझ में आ गया। अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू कॉमन एज, इसके अलावा रेवेन्यू के बिजनेस में और भी प्रकार हो सकते हैं, यानी कि आय अर्जित करने के और भी कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की प्राप्ति होनी, और डिविडेंड का अर्थ होता है बिजनेस के द्वारा किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज किए गए हैं और उस शेयर्स पर व्यवसाय में लाभांश प्राप्त हो रहा है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। उसके अलावा रॉयल्टी का अर्थ है जो बुक के ऑथर होते हैं उनको पब्लिशर द्वारा जो इनकम प्राप्त होती है उसे रॉयल्टी नाम दिया जाता है। और फिर रेंट रिसीव यानी कि किराया प्राप्त होना, ये सभी आय या आगम या रेवेन्यू के सोर्स हैं, यानी कि आय प्राप्ति के स्रोत हैं। इन सभी तरीकों से आय प्राप्त होती है। उसके बाद पढ़ते हैं रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम, रेवेन्यू को इनकम भी कहा जाता है। ठीक है, यह वह धनराशि है जो व्यवसाय वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित करता है। इसे विक्रय आमदनी या विक्रय से आय भी कहा जाता है। समझ में आ गया। आमदनी या आय की अन्य मदें, यानी मदों का अर्थ होता है ट्रांजैक्शन या आइटम, यानी कि आय के और कौन कौन से ट्रांजैक्शन या लेन देन होते हैं।
जो अधिकांश व्यवसायों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कुछ व्यवसायों में अधिकांश रूप से ऐसे इनकम प्राप्त होती हैं, जैसे कमीशन, ब्याज, लाभांश, लाभांश को मैंने समझा दिया अभी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, यानी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं और उस पर उसे कुछ धनराशि प्राप्त होती है तो उसे लाभांश नाम देते हैं। रॉयल्टी, जैसे मैंने अभी समझाया, रॉयल्टी है, किराया है आदि की प्राप्ति होना, ये भी रेवेन्यू के सोर्स हैं, आय के सोर्स हैं। आमदनी को आय भी कहा जाता है, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया, इसको आगम भी कहते हैं, आमदनी कहते हैं और आय भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया, इसे रेवेन्यू कहते हैं, आगम कहते हैं और आय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी और बाद में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना यहाँ तक। ये था रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं अपन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट समझते हैं एक्सपेंसेस। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना? नहीं तो ले लें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का अर्थ, अब बिजनेस को संचालित करने के लिए कुछ व्यय करने होते हैं, यानी कि कुछ खर्चा करना होता है। बिजनेस की डेली रूटीन एक्टिविटी के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, कुछ खर्चे करने होते हैं। जैसे व्यवसाय का संचालन करने के लिए एम्प्लॉय व्यवसाय में रखना, एम्प्लॉय की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तो उसको तो सैलरी का भुगतान करना पड़ेगा, सैलरी का पेमेंट करना होगा, तो ये सैलरी है। उसके अलावा बिजनेस की में लोन की आवश्यकता है तो लोन लिया है, उस लोन पर ब्याज का भुगतान किया है, या मशीनरी का प्रयोग किया और मशीनरी के मूल्य में कमी हो गई तो उसके लिए कुछ खर्चा आया, उसके ईंधन संबंधी कुछ खर्चा आया, इन सभी को एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो बिजनेस में मेनली दो टर्म्स आते हैं, एक तो होता है एक्सपेंसेज यानी कि खर्चा, खर्च या खर्चा कहा जाता है, और दूसरा एक सेम ऐसा ही टर्म्स आता है जिसे एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर, एक तो है एक्सपेंसेज और दूसरा है एक्सपेंडिचर। दोनों में माइनर डिफरेंस हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर अपन दोनों की डेफिनेशन समझ लेंगे, फिर समझने में आसानी रहेगी। पहले इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेज का अर्थ ऐसा खर्चा जिसका बिजनेस को बेनिफिट ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है, ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड तक ही मिलता है। यानी कि ऐसा खर्चा जिसका व्यवसाय को केवल एक लेखा वर्ष की अवधि तक ही लाभ प्राप्त होता है, तो उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे व्यवसाय संचालित करने के लिए, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, जो रूटीन के खर्चे होते हैं, जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब रूटीन के एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करना पड़ेगा, तो सैलरी भी, और इसका सैलरी का बेनिफिट 1 वर्ष तक ही प्राप्त होगा, यानी कि 1 वर्ष तक कर्मचारी रखेंगे तो 1 वर्ष तक पेमेंट करेंगे और उसका बेनिफिट भी 1 वर्ष तक होगा। अगले साल और एम्प्लॉय की सर्विस लेनी है तो अगले साल और उसी सैलरी का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी इसका बेनिफिट तो केवल 1 वित्तीय वर्ष तक या कुछ समय तक ही प्राप्त होता है, सैलरी है। इसके अलावा कुछ मजदूर हैं, उनकी मजदूरी का भुगतान करना, वेजेज हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। और अब इनका बेनिफिट तो 1 अकाउंटिंग वर्ष तक मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या नाम दिया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है उसे एक्सपेंसेस कहा जाता है, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जनरली इसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है। हिंदी की बात करूं तो इसे आयगत व्यय या आगम व्यय, आयगत या आगम व्यय कहा जाता है। समझ में आ गया? और दूसरा बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का अर्थ है ऐसे खर्चे, व्यवसाय के ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड प्राप्त होता है। इसका बेनिफिट
more than one accounting period रिसीव होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का अर्थ है ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट उस बिजनेस को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड प्राप्त होता है, यानी कि ऐसे खर्चे जिनका लाभ व्यवसाय को एक से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है। तो ऐसे खर्चों को अपन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नाम देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी हिंदी में बात करूं तो इसे नाम कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब उदाहरण की बात करूं, ऐसे कौन कौन सी खर्चे हैं जिसका बेनिफिट एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। उदाहरण की बात करूं तो फर्स्ट उदाहरण है जैसे बिजनेस में मशीनरी खरीदी, मशीनरी का परचेज किया। तो अब मशीनरी ऐसा तो है नहीं एक साल तक ही काम आएगी, उसका बेनिफिट तो एक से अधिक वर्षों तक मिलेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। दूसरा, बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर परचेज किया, गुड सप्लाई करने के लिए बिजनेस में ट्रक परचेज किया, तो इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर बिजनेस को रिसीव होगा, तो ये कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसे एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। कौन सी एक्सपेंडिचर, इसकी कैटेगरी कौन सी होगी एक्सपेंडिचर में, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इन मशीनरी की लागत, फर्नीचर की लागत, ट्रक की लागत, इन सभी लागतों को, ये भी एक प्रकार का खर्चा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। रेवेन्यू का आपने समझ लिया, रेवेन्यू और उसका मीनिंग। अब पढ़ते हैं एक्सपेंसेस का अर्थ और फिर एक्सपेंडिचर का अर्थ समझेंगे, समझते हैं। Cost incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses। यानी कि ऐसे खर्चे जो आय अर्जित करने में लागत के रूप में आते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सामान्यतः इसे संपत्तियों की लागत के रूप में दर्शाया जाता है, इनकी संपत्तियों की लागत के रूप में मापांकन किया जाता है। और एसेट्स हैं जो कंज्यूम की जाती हैं या जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक लेखांकन वर्ष के दौरान जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं कस्टमर को और उनमें आने वाली लागत को वह कहा जाता है। द यूजुअल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेज आर, यानी कि सामान्यतः व्यवसाय में कौन कौन से खर्चे आते हैं, अधिकांशतः डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अर्थ है जो, जैसे मैंने अभी मशीन का एग्जांपल दिया, ट्रक का एग्जांपल दिया, उसमें उनको प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। रेंट का अर्थ है किराया प्राप्त होना, किराया का भुगतान करना। जैसे जिस स्थान पर व्यवसाय संचालित किया जा रहा है वो बिल्डिंग, यानी कि वो बिजनेस प्रीमाइजेज रेंट पे ले रखा है तो उसका रेंट एक एक्सपेंडिचर है। वेजेज, यानी कि जो मजदूरी का भुगतान किया, एम्प्लॉय को जो सैलरी का पेमेंट किया, और जो लोन ले रखा है बिजनेस के संचालन के लिए उस लोन पर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइट एंड वाटर और टेलीफोन, इन सभी की जो लागतें हैं वो एक प्रकार का व्यय है या खर्चा है। और इन सभी खर्चों का जो मैंने अभी एग्जांपल बोले, डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, इनका बेनिफिट है जो बिजनेस को एक वित्तीय वर्ष तक ही मिलता है, इसलिए इसे एक्सपेंसेस कहा जाता है। व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए या आगम अर्जित करने की प्रक्रिया में आने वाली लागत है। साधारणतः व्यय का मापन एक लेखा अवधि के दौरान उपयोग की गई परिसंपत्तियों या उपयोग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है। व्यय की अधिकांश मदें जैसे मूल्यह्रास, किराया, मजदूरी, वेतन, ब्याज, बिजली, पानी और दूरभाष की लागत, ये सभी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर, जो अपने अभी समझा था। अभी समझ लिया इसको, एक बार वापस मैं डेफिनेशन के रूप में इसको समझा देता हूँ। एक्सपेंडिचर का अर्थ है स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, यानी कि कुछ बेनिफिट के लिए जो खर्चा किया जाता है और जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पर जैसे लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, जैसे मशीनरी का खरीदना, परचेज ऑफ फर्नीचर क्रय करना,
ये एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एग्जाम्पल है एक्सपेंडिचर के, जिसको अपन ने अभी यहाँ समझा था। एक्सपेंडिचर का अर्थ ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट बिजनेस में मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक प्राप्त होता है, और उन्हें अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, तो एक्सपेंडिचर के अंतर्गत उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय माना जाता है। जैसे मशीनरी का खरीदना, फर्नीचर का खरीदना और बिजनेस में गुड सप्लाई करने के लिए ट्रक का परचेज करना, ये सारे एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है। इफ द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एग्जिस्टेड विदिन अ ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेज, यानी कि ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट बिजनेस को ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड तक ही प्राप्त होता है उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। और मैंने ये भी कहा था एक्सपेंसेस को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय भी कहा जाता है। मैंने लिखा था ना यहाँ, इसे आयगत या आगम व्यय भी कहते हैं। ठीक है ना। सेकेंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपेंडिचर लास्ट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो लास्ट्स का अर्थ है लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, यानी कि जिसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 ईयर मिलता है। लास्ट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे खर्चे या एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड रिसीव्ड होता है। इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे ये संपत्ति के रूप में माना जाता है जैसे, और इन्हें फंड एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, यानी इसके एक्सपेंडिचर के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताए थे, जैसे सच परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी का खरीदना, परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर का परचेज करना, और थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया था फर्स्ट मशीनरी, सेकंड फर्नीचर, और बिजनेस में गुड सप्लाई करने के लिए ट्रक का परचेज करना, ये सारे कैसे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो जिसका बेनिफिट बिजनेस में ओनली 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हिंदी में नाम देंगे आयगत या आगम व्यय कहलाते हैं। दूसरा पूंजीगत व्यय, ये भी समझ में आ गया आपको, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट बिजनेस में 1 से अधिक अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में भी यही लिखा है, यदि किसी लाभ, सेवा अथवा संपत्ति को प्राप्त करने पर राशि व्यय करना अथवा देनदारी उत्पन्न करना, जैसे किसी खर्चे का भुगतान करना, यानी कि वेतन, सैलरी का पेमेंट करना, माल का खरीदना, ये सारे किसमें आते हैं, इनका बेनिफिट 1 वर्ष तक मिलता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त होता है, व्यय का लाभ 1 वर्ष के भीतर प्राप्त होता है तो इसे व्यय कहेंगे, यानी एक्सपेंडिचर कहेंगे, और नॉर्मली इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेकेंड, खर्चे का यदि खर्चे का लाभ बिजनेस को 1 से अधिक वर्षों तक मिलता है तो इसे पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। उदाहरण की बात करें तो हमने उदाहरण समझे थे मशीन का खरीदना, यानी कि परचेज ऑफ मशीनरी खरीदना या क्रय करना, फर्नीचर का खरीदना, ट्रक का खरीदना, ये एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए थे। तो ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास नोटबुक है उस नोटबुक में नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, यहाँ खर्चे से लेकर यहाँ लास्ट तक। नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म्स जो बिजनेस में यूज़ की जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट का अर्थ है लाभ, जिसे हिंदी में लाभ कहा जाता है। अब लाभ का अर्थ तो आप जानते ही हैं, लाभ का अर्थ है बिजनेस को संचालित करने से, बिजनेस ऑपरेट करने से जो एक्सपेंडिचर होते हैं उस एक्सपेंडिचर से अधिक रेवेन्यू है, यानी खर्चों से रेवेन्यू का अधिक होना क्या कहलाता है, प्रॉफिट। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट इज रिलेटेड एक्सपेंसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट, यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, आय का अधिक होना, आय किससे अधिक होना, रिलेटेड एक्सपेंसेज ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 1 वर्ष के दौरान, 1 लेखा वर्ष के दौरान आय का खर्चों से अधिक होना। अगर खर्चे से आय अधिक है तो ही प्रॉफिट होगा। ठीक है। और दूसरे शब्दों में से ऐसे भी कह सकते हैं अपन, दूसरे शब्दों में समझते हैं तो टोटल जो रेवेन्यू है उस टोटल रेवेन्यू में से अगर अपन इसके इक्वेशन की बात करें या समीकरण की बात करें तो प्रॉफिट का अर्थ होता है
जो फर्म की टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का अर्थ है जो कुल आय है, उस टोटल रेवेन्यू में से जो कॉस्ट है, कॉस्ट का अर्थ एक्सपेंसेज है, उस एक्सपेंसेज को या कॉस्ट को लेस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट होगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो कॉस्ट से जो प्रॉफिट, जैसे एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू हुई 1,50,000, 1,50,000 की रेवेन्यू है, और जिसमें से लागत कितनी आई उस बिजनेस को संचालित करने में 90,000। तो एक्सेस कितना है, अधिक अमाउंट कितना है 60,000। तो ये 60,000 क्या है, ये फर्म का प्रॉफिट है, इसे हिंदी में कहेंगे लाभ। ठीक है, तो यही तो हुआ एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट या एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर से अधिक कितना, एक्सपेंडिचर 90,000 है जबकि रेवेन्यू 150 है, तो 60,000 एक्सेस है ना, तो ये एक्सेस अमाउंट ही प्रॉफिट कहलाएगा, ये जो अधिक अमाउंट है ये प्रॉफिट कहलाएगा। समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर, जो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, जो पूंजी विनियोजित की है, उस पूंजी में प्रॉफिट होने से वृद्धि होगी। जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्रॉफिट होने से बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर लॉस होगा तो उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यदि प्रॉफिट होगा तो उसकी कैपिटल है वो जो बढ़ जाएगी। लाभ होने से पूंजी बढ़ेगी। ठीक है, अब लाभ का अर्थ है एक लेखा वर्ष या लेखांकन वर्ष में व्ययों पर आमदनी या आय का अधिक पूंजी कहलाता है। इससे स्वामी की विनियोजित पूंजी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट समझते हैं अपन गेन। गेन का अर्थ क्या होता है? गेन का अर्थ है, तो प्रॉफिट और गेन दोनों एक जैसे ही होते हैं पर माइनर डिफरेंस होता है। जैसे अभी आपने एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्रिएट किया था, वैसे ही प्रॉफिट, वैसे ही माइनर डिफरेंस है। प्रॉफिट का अर्थ है बिजनेस के रूटीन एक्टिविटी से, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी। अब रूटीन एक्टिविटी बिजनेस की क्या होती है? परचेज और सेल ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स परचेज करना और फिर उसको सोल्ड आउट करना, यानी कि वस्तुओं को खरीदना और बेचना। इससे जो रेवेन्यू अर्जित होती है, यानी कि गुड्स को परचेज करने और सेल करने से जो रेवेन्यू होती है, उस रेवेन्यू को अपन प्रॉफिट कहते हैं। जो आय या आगम अर्जित होती हैं, उस आगम या आय को कहा जाता है प्रॉफिट। अब ये तो किससे होती है? रूटीन एक्टिविटी से, तो प्रॉफिट। और दूसरा वर्ड है गेन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अभिवृद्धि। गेन को हिंदी में कहा जाता है अभिवृद्धि। तो रूटीन एक्टिविटी के अलावा, अदर देन रूटीन एक्टिविटी, जो प्रॉफिट या बेनिफिट होगा, इसका अर्थ है, गेन का अर्थ है हिंदी में बोलेंगे अभिवृद्धि। तो अदर देन रूटीन एक्टिविटी, अदर देन रूटीन एक्टिविटी, तो जो रूटीन एक्टिविटी है उसके अलावा अन्य किसी तरीके से अगर बेनिफिट होता है या प्रॉफिट होता है तो उसे नाम देते हैं गेन। जैसे उदाहरण की बात करूं, मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे मशीन पुरानी हो गई है, मशीन पुरानी हो गई है, उसको बेच दिया, यानी कि प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। मशीन पुरानी हो गई है, उसको मैंने बेच दिया, उससे लाभ हो गया। जैसे यह मशीन मैंने परचेज की थी, कोई एग्जांपल के रूप में एक मशीन 1,50,000 में परचेज की थी, आज से 5 ईयर प्रीवियस, 5 साल पहले परचेज की थी, और अब उसकी मार्केट में कॉस्ट है 35,000। इतनी पुरानी हो गई है, इतना ज़्यादा यूज किया कि उसकी कॉस्ट मार्केट में आ गई, वो एब्सोल्यूट हो गई है, अप्रचलित हो गई है, अब चलन में नहीं है, क्यों? नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, वो 35,000 है। और किसी बिजनेसमैन द्वारा उसे 50,000 में सोल्ड आउट कर दिया जाता है, 50,000 में बेच दिया जाता है, तो इसको बेनिफिट कितना हुआ है? 35,000 की मशीन 50,000 में बेच दी, तो अल्टीमेटली 50,000 का 15,000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? गेन, या हिंदी में कहेंगे अभिवृद्धि। गेन या अभिवृद्धि क्यों कहलाएगा? क्योंकि यह प्रॉफिट अर्नड अदर देन रूटीन एक्टिविटी, बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटी है उसके अलावा प्रॉफिट है,
रूटीन एक्टिविटी मतलब माल को बेचना, खरीदना और बेचना। उसके अलावा इनकम है ना, पुरानी मशीन को बेचने से तो अलावा इनकम हुई, इसलिए इसे क्या कहेंगे, गेन या अभिवृद्धि। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर incidental to business such as the sale of fixed assets, winning a court case, appropriation in value of an assets। यानी कि ऐसा लाभ या ऐसा कोई घटना या लेन देन जो व्यवसाय में इंसिडेंटल हुआ, मतलब आकस्मिक हुआ है, जैसे पुरानी मशीन को बेचने से लाभ होना, विनिंग अ कोर्ट केस, कोई कोर्ट में केस चल रहा था, उसको केस को जीत लिया तो इनकम हो गई। एप्रोप्रिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि कोई संपत्ति थी उसका मूल्य बढ़ गया, संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। जैसे कोई बिजनेस ने लैंड में इन्वेस्टमेंट, कोई भूमि खरीद रखी थी, लैंड में इन्वेस्टमेंट किया था और अब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या हुआ, गेन ही हुआ ना। ठीक है, तो व्यवसाय से प्रासंगिक घटनाओं अथवा लेन देन से होने वाले लाभ को अभिवृद्धि कहते हैं। व्यवसाय से हुआ है लेकिन प्रासंगिक घटनाएं यानी कि एक्सीडेंटल हैं, जो कभी कभी होती हैं, जैसे मशीन पुरानी हुई तो बेच दी, इस तरीके से। व्यवसाय की दैनिक गतिविधि के अलावा अन्य किसी प्रकार से होने वाला लाभ अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे अपने एग्जाम्पल समझा, मशीन पुरानी हो गई, उसको बेच दिया, तो ये दैनिक गतिविधि के अलावा है। दैनिक गतिविधि तो वस्तुओं को खरीदना और बेचना है, उसके अलावा है, तो ये क्या कहलाएगा, गेन या अभिवृद्धि। जैसे स्थायी संपत्ति के विक्रय पर होने वाला लाभ, जो अपने अभी एग्जाम्पल में समझा, या न्यायालय में किसी पुराने वाद को जीतना, या किसी परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि होना। परिसंपत्ति को अपन इंग्लिश में कहते हैं एसेट्स। यदि एसेट्स के वैल्यूएशन बढ़ गई है, उस एसेट्स का वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट को क्या नाम देंगे, गेन या अभिवृद्धि। तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा, और फिर बाद में इसको नोट